एक बार फिर से आप लोगों का प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार एसएससी 10+2 में जो 2017 का पेपर हुआ था, आज उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये पार्ट 2 है। यहां भी 50 क्वेश्चंस आपको जीएस के मिलेंगे, समान अध्ययन के 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है ना। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो लोग चैनल पे नए हैं है ना, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए आप लोग, है ना। आप लोगों के लिए सारा एफर्ट लगाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और है ना, मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूं, है ना, कि जो प्रथम क्लासेस का है ना, जो बिहार एसएससी का जो यूट्यूब चैनल है, वो तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए ही जाएंगे। बट इसके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब पर है ना प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं कर पाते, उनको कंफर्टेबल नहीं रहता है ना। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा ऑफलाइन बैच है, ठीक है, वो आपका जो यह देख लीजिए कि बिहार एसएससी 10+2 जो है हमारा, है ना, इसका ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। ऑफलाइन बैच जो है वो आपका शुरू हो रहा है। कब से? डेट अगर देखें तो सोमवार जो आपका 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर 2023, है ना, यहां से आपका जो बिहार एसएससी 10+2 का बैच शुरू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे पूर्णिया या आसपास के क्षेत्र में है ना, जिनको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपका ऑनलाइन क्लास तो रहेगा ही, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहिए, आपके बेसिक्स उतने अच्छे नहीं है और आपको इस बार जॉब लेना है, तो आप जरूर बैच को ज्वाइन करिए। बाकी नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके है ना बाकी सारे इंफॉर्मेशन जो हैं वो गैदर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपको इंफॉर्मेशन, बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। जो भी क्लासेस होंगे सबके पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेलीग्राम पर आराम से मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर है ना जो है अब ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक आप सबको पता होगा, है ना, जो हमारा केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक हमारा क्या? आरबीआई। ये हमारा है ना सेंट्रल, यानी कि है ना, सॉरी, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना? तो ये 1935 में हुई थी, हम सबको पता है। और इसके जो पहले गवर्नर थे, अगर मैं ये है ना बैंक के पहले गवर्नर की बात करूं तो वो कौन थे? वो थे ऑसबॉर्न, है ना, ऑसबॉर्न स्मिथ, है ना। तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ये पहले गवर्नर। देखिए, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन यहां सवाल में पूछा गया है कि पहले भारतीय गवर्नर पूछा गया है, तब वो कौन हो जाएगा? वो है सीडी देशमुख, है ना। सीडी देशमुख जो है ये 1943 में बने थे, 1943 में जो है वो आरबीआई के गवर्नर बने थे। ऑसबॉर्न स्मिथ पहले थे, 1935 से 37 तक वो रहे थे, एज अ गवर्नर रहे थे आरबीआई के। तो आपको ध्यान में रखना, ये हमारा केंद्रीय बैंक है। चलिए, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, है ना, हमारा क्वेश्चन नंबर है 2, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए। क्वेश्चन है कि जिस छात्र ने रुपये का चिन्ह डिजाइन किया था, है ना, वह यहां पढ़ा था, यानी कि वो कौन से है ना जो है कॉलेज से पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो है ना रुपीस का साइन है हमारा, ठीक है, रुपीस का साइन आपने देखा होगा इस तरह का। ये डिजाइन किसने किया था? ये किया था उदय कुमार ने। उनका नाम क्या था? उदय कुमार, है ना। तो उदय कुमार ने जो है वो इसको डिजाइन किया था। और ये कहां से थे? तो ये आईआईटी बॉम्बे में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो ये आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे। बेसिकली इस डिजाइन के लिए एक तरह से आप कहिए कि कंपटीशन ही कहिए कि कराया गया था, जिसमें इनके द्वारा बनाया गया डिजाइन जो है वो एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 3, ठीक है।
कह रहे थे बैंक नोट प्रेस इज एट, यानी बैंक नोट प्रेस जो है वो कहां पर है। देखिए बैंक नोट प्रेस की अगर बात करें तो देखिए बच्चों को यहां कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि नासिक में भी नोट की छपाई होती है, देवास में भी होता है, सलबानी जो है वहां पर भी होता है। तो ये बैंक नोट प्रेस कहां है? देखिए जो देवास है, यानी कि देवास कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। यहां पर जो है उसको बैंक नोट प्रेस कहते हैं। जो नासिक है ना, नासिक जो है इसको यहां पर होता है क्या, यहां इसको बोलते हैं करेंसी, है ना, ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसको करेंसी नोट प्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि नासिक में क्या हो गया हमारा, तो वो करेंसी नोट प्रेस है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, और देवास जो कि मध्य प्रदेश में, यहां बैंक, ये बैंक नोट प्रेस यहां है। ठीक है, बाकी सलबानी की बात करें, ये कहां, ये वेस्ट बंगाल है, यहां पर भी नोट की छपाई होती है। ठीक है, नोट की छपाई एक और जगह होती है, कहां पर, तो मैसूर में, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे, मैसूर कर्नाटक में जो है ना, कर्नाटक, कर्नाटक है ना, तो यहां पर भी नोट की छपाई होती है। तो ये जो है जगह इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर है ना 4 क्या होगा, देखिए कह रहा है कि इट इज नॉट अमंग द 4 लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से यह 4 सबसे बड़े राज्यों में से नहीं है। देखिए आप 2000, ये जब भी आपको ये इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो वो 2011 के सेंसस से पूछा जाएगा। अगर आप 2011 का सेंसस उठा के देखें तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में पहले नंबर पर था, महाराष्ट्र सेकंड और थर्ड नंबर पर हमारा बिहार था। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़े राज्यों में कौन से, यहां आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो नहीं था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। सेंसस 2011 का हर एग्जाम में, चाहे आप वो मतलब आप जिस भी एग्जाम को दे रहे जहां जीएस पूछा जा रहा है, तो आपका 2011 के सेंसस का क्वेश्चन रहेगा ही रहे, चाहे आप सीजीएल दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, आप एसएससी का कोई एग्जाम दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, रहेगा। तो वो आपको इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं भी है ना इसका एक वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए, पूछे जा सकते हैं, है ना, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर उसका इंतजार करिए, है ना, और आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इसका जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक था। कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक था? देखिए अगर यूटी बोलता तब तो दिल्ली हो जाता, लेकिन यहां राज्य बोला है, तो राज्य में जो है वो बिहार, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। कितना था? 1106 व्यक्ति, है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना, यानी कि 1106 व्यक्ति जो है पर स्क्वायर किलोमीटर, ये बिहार का जो है क्या था, जनसंख्या घनत्व। आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाकी स्टेट का भी हम लोग, मैंने कहा जैसा कि डिटेल क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें सभी स्टेट का डिस्कस करेंगे। यहां हमें 50 क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, क्योंकि लास्ट तो बहुत पहले 2017 में हुआ था, बहुत लोग उस समय प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे थे। कितने तो ऐसे बच्चे होंगे जो अभी अभी 12th उन्होंने क्वालिफाई किया या पिछले साल क्वालिफाई किया है और वो इस एग्जाम में बैठेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता रहे कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक क्या क्या रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? देखिए भारत में जो विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। ये 1991 में इसको बनाया गया था। एक कंपनी है ना जिसका नाम है सीडैक, है ना, तो सीडैक ने इसको डेवलप किया था। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि वर्तमान में भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, हाल में ही जो 2023 की मैं अगर बात करूं तो 500 सुपर कंप्यूटर, पूरे दुनिया के 500 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में भारत का एक सुपर कंप्यूटर जो 75वें स्थान पर आया, उसका नाम था, तो यहां पर मैं बता रहा हूं, है ना, भारत का, है ना, भारत का फास्टेस्ट, है ना, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, है ना, सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कौन सा है, इसका नाम है ऐरावत, है ना, क्या नाम है, ऐरावत। ठीक है, ऐरावत, तो ऐरावत है। इसको 75 यानी 75 रैंक मिला था, 75 रैंक मिला था, है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर दुनिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछ ले, है ना, तो यहां अगर मैं कहूं कि वर्ल्ड्स, है ना, वर्ल्ड्स अगर फास्टेस्ट पूछा जाए, है ना, फास्टेस्ट, है ना,
सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछ ले सुपर कंप्यूटर, तब आपका क्या होगा? तो देखिए एक कंप्यूटर है जिसको बोलते हैं फ्रंटियर, है ना। कौन सा कंप्यूटर है? फ्रंटियर। ये कहां का है? यूएसए का जो एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जापान का एक सुपर कंप्यूटर है जिसको हम लोग बेसिकली किस नाम से जानते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको बोलते हैं फुगाकू, है ना। ये है फुगाकू। फुगाकू कहां का है? ये जापान का है, ठीक है, जापान का है। उसके अलावा अगर देखें तो फिनलैंड का कंप्यूटर है, उसका नाम लूमी है ना, लूमी। ये फिनलैंड का, ये थर्ड है ना, फिनलैंड। ये जो तीसरे नंबर पर आया था। पहले नंबर पर फ्रंटियर था यूएसए का, दूसरे नंबर पर आपका फुगाकू जो कि जापान का था, और तीसरे नंबर पर क्या था? लूमी जो कि फिनलैंड का जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 है कि भारत में 4G जो सेवा है वो कब शुरू की गई थी, ठीक है। भारत में 4G सेवा जो है शुरू की गई थी, अब तो 5G आ गया है। देखिए 4G सेवा की अगर मैं बात करूं तो ये 2012 में शुरू की थी। किसने, कौन सी कंपनी ने, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो एयरटेल कंपनी ने जो है वो 4G सेवा भारत में शुरू की थी। इसके अलावा एक और बात जो आप ध्यान में रखेंगे, भारत का जो पहला मोबाइल सर्विस है ना, कब आया था? पहला, है ना, मोबाइल, फर्स्ट मोबाइल सर्विस की बात करें, है ना, सर्विस की बात करें इंडिया में, है ना, तो वो कब आया था? 1995 में, 1995 में आया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यूके का शेयर मूल्य सूचकांक यानी शेयर प्राइस इंडेक्स क्या है, कौन है निम्नलिखित में से, ठीक है। देखिए यूके में जो शेयर प्राइस इंडेक्स है यूके के, अगर मैं बात करूं, वो है आपका FTSE 100। ये ध्यान रखना, क्या नाम है? FTSE 100 जो है वो यूके का शेयर प्राइस इंडेक्स है। आपसे इंडिया का पूछ सकता है ना, तो आप ये देखिए शेयर प्राइस इंडेक्स, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का कौन सा है? उसका है सेंसेक्स। इंडिया का कौन सा है? सेंसेक्स। प्लस कौन है? एक है निफ्टी, है ना। तो आप दोनों का ध्यान में रखेंगे, सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो इंडिया का जो है शेयर प्राइस इंडेक्स है। शेयर प्राइस इंडेक्स क्या करता है? ये हमें बताता है, ये शेयर के जो वैल्यूज होते हैं, स्टॉक्स के जो वैल्यूज होते हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 है कि ही इज कॉल्ड महामना, है ना। निम्नलिखित में से किसको जो है महामना कहते हैं? देखिए महामना जो है ये एक उपनाम दिया गया था। किनको दिया गया था? मदन मोहन मालवीय को। किसको दिया गया था? मदन मोहन मालवीय को महामना का नाम दिया गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे। देखिए जो उपनाम है ये बिहार के खास करके एग्जाम में कई बार पूछे, वैसे तो सेंट्रल एग्जाम से भी पूछा जाता है, लेकिन बिहार के एग्जाम में अक्सर देखा गया उपनाम से क्वेश्चन, है ना। जैसे मैं अगर कुछ, वैसे तो मैं अगर ये चीज डिटेल क्लास में ही आपको करनी है, क्योंकि उपनाम कई सारे उपनाम है, एक दो नहीं है, लेकिन कुछ जो है मैं आपको यहां पर भी बता दे रहा हूं। जैसे आपने अगर सुना हो, एक उपनाम है आचार्य, है ना। आचार्य नाम किसको दिया गया था? ये दिया गया था विनोबा भावे, है ना। तो विनोबा, है ना, विनोबा भावे को दिया गया था, ठीक है। आचार्य उनको कहा जाता था। एक नाम है जैसे देश रत्न, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, देश रत्न भी, और इन्हीं को अजात शत्रु भी कहा जाता है, अजात शत्रु, है ना। ये किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को, है ना। बिहार से ही संबंधित है ना, राजेंद्र प्रसाद, और देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं, है ना। तो देश रत्न जो है इनको कहा जाता था। इसके अलावा अगर मैं कुछ नाम लूं, जैसे अगर आप देखेंगे, याद हो, अगर आपको ध्यान में हो, है ना, तो एक है आंध्र केसरी, है ना। आंध्र केसरी इस बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा था। कौन है? टी प्रकाशम। टी प्रकाशम जो कि, है ना, कौन है हमारा, है ना, आंध्र केसरी कहा जाता है। इसी तरह आपको बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, पंजाब केसरी कौन है? आपने सुना होगा इनका नाम लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय, है ना, इनका नाम है। अच्छा एक चीज है, बिहार केसरी भी है ना। इनसे भी क्वेश्चन सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार केसरी कौन है? तो बिहार केसरी किनको कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। हमारे राज्य के जो है पहले मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह, है ना।
इनको क्या कहा जाता है, इनको बिहार केसरी कहा जाता है ना, आप ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें बंगाल केसरी भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। बंगाल केसरी किनको कहा जाता है, ये आशुतोष मुखर्जी को, है ना, तो आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, मुखर्जी को कहा जाता है ना। चलिए आप ये ध्यान में रखेंगे, आशुतोष मुखर्जी को बिहार केसरी। इनके अलावा अगर मैं नाम लूं, जैसे बाबूजी किनको कहा जाता है ना, तो बाबूजी कहा जाता था जगजीवन राम को, है ना, किनको कहा जाता था, इनको जगजीवन राम को जो है, जगजीवन राम को इनको बाबूजी कहा जाता था, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कौन लोग थे, है ना, जैसे अगर आपने एक सुना होगा, है ना, सामंत गांधी, है ना, सामंत गांधी, है ना, या फिर इनको बादशाह खान भी, या सामंत नहीं, एक्चुअली सीमांत गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी, या इनको बादशाह खान भी कहा जाता था, बादशाह खान भी कहा जाता था, खान। ये कौन थे, ये अब्दुल गफ्फार खान को, है ना, तो अब्दुल गफ्फार खान, है ना, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है ना, इनको सीमांत गांधी। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम्स में जरूर इनसे क्वेश्चंस आएगा। और इसके अलावे भी जैसा मैंने कहा बहुत सारे नाम है जो आपको डिटेल क्लास में ही करना पड़ेगा, यहां पॉसिबल नहीं है मैं इतना नाम बताऊं आपको, है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए है, ठीक है, चलिए पहले मैं इसका आंसर बताता हूं, फिर मैं आपको डिटेल जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैंने क्यों कहा कि ये कंफ्यूजिंग है। देखिए इसका आंसर है देविका रानी, कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री जो है वो देविका रानी को कहा जाता है। दरअसल देविका रानी के बारे में जो यूज किया जाता है वो ये है क्या, कि इनको फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, ऑफ इंडियन सिनेमा, है ना, इंडियन सिनेमा, यानी कि भारतीय सिनेमा के जो प्रथम महिला है या पहली महिला है उसके रूप में देविका रानी को जाना जाता है ना। देखिए साथ में देविका रानी के बारे में और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप ये जरूर याद रखिए, आपने दादा साहब फाल्के पुरस्कार का नाम सुना होगा, है ना, ये प्रथम व्यक्ति थी, है ना, प्रथम व्यक्ति हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले, प्रथम व्यक्ति हैं क्या पाने वाले, दादा साहेब, है ना, दादा साहेब फाल्के, है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, है ना, ये इनको पुरस्कार, है ना, ये इनको जो है 1969 में 1969 में ये अवार्ड इनको मिला था, है ना, उसी साल इसकी स्थापना की गई थी इस अवार्ड की, और ये पहला पुरस्कार जो है इनको मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। अब यहां पर मैं जो कैच है, जो मैं कह रहा था कंफ्यूजन क्या है, देखिए जब आप अगर कहीं पर भी सर्च करेंगे या देखेंगे कि भारत की पहली जो महिला अभिनेत्री है ना, या अभिनेत्री भी सीखे बोलिए, जो पहली अभिनेत्री है, अब यहां समझिएगा, जो पहली अभिनेत्री के रूप में है ना, अभिनेत्री के रूप में जो है स्थापित है, पहली अभिनेत्री के रूप में वो है दुर्गाबाई कामत, है ना। तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है ना कि दुर्गाबाई कामत को जो है ये पहली अभिनेत्री, क्योंकि इन्होंने देविका रानी से बहुत पहले काम किया था इंडियन सिनेमा में, ठीक है। अभी मैं इनके बारे में बताता हूं। दुर्गाबाई कामत ने, है ना, 1913 में जो है दादा साहब फाल्के जो है, जिनको भारतीय सिनेमा का जन्मदाता कहा जाता है, उनकी एक दूसरी फिल्म थी मोहिनी भस्मासुर, है ना। 1913 में इन्होंने मोहिनी भस्मासुर में काम किया था, है ना, मोहिनी भस्मासुर, मोहिनी भस्मासुर जो है फिल्म थी, है ना, उसमें इन्होंने काम किया था दुर्गाबाई कामत ने, ठीक है, और इसीलिए इनको पहली अभिनेत्री भी कहा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, यहां भी भारतीय अभिनेत्री लिखा हुआ था लेकिन इनका नाम नहीं था। अगर इनका नहीं है तो आप ऑब्वियसली देविका रानी को ही मारेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना दो जहां दोनों का ऑप्शन ले दे और ऐसा कह दे कि भारतीय अभिनेत्री। अगर वो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहता है तब तो आप देविका रानी को मारेंगे, और अगर पहली अभिनेत्री, फर्स्ट एक्ट्रेस कहा जाएगा, इंडियन एक्ट्रेस, तो ये हो जाएंगे दुर्गाबाई कामत, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज और भी आप यहां पर ध्यान रख लीजिए, जैसे मैंने कहा भी कि भारतीय सिनेमा जो जन्मदाता है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, कि जनक के रूप में जो है ये जाना जाता है दादा साहब फाल्के, है ना, दादा साहब फाल्के, है ना, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। अच्छा क्यों कहा जाता है, देखिए इन्होंने भारत की जो सबसे पहली फिल्म थी,
कौन सी फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र, है ना। ये राजा हरिश्चंद्र आपने पढ़ा भी होगा, है ना। हरिश्चंद्र जो है पहली फिल्म थी भारत की, ठीक है। और उसके उसके जो है निर्माता निर्देशक वो यही थे, दादा साहब फाल्के थे, राजा हरिश्चंद्र, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, कई बार पहले अभिनेता पूछ लेते हैं, प्रथम अभिनेता कौन है? तो देखिए, प्रथम जो अभिनेता है भारतीय सिनेमा के, तो पहली फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र, उसी में अभिनय किया था, किसने किया था? दत्तात्रेय दामोदर ने, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, उनका नाम था दत्ता, है ना। बेसिकली इनका नाम दत्तात्रेय, है ना, दामोदर। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र मूवी में ही काम किया था, दत्तात्रेय दामोदर जो है, ठीक है, दत्तात्रेय दामोदर। तो इन्हीं को कहा जाता है प्रथम अभिनेता कहा जाता है। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको शेयर कर दिया, जिसको आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 11। अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कार्बन टैक्स जो है वो घोषित करने वाला पहला देश कौन है? अगेन इस क्वेश्चन को भी लेके एक इशू है। देखिए, अगर आप जाकर के पढ़ेंगे, इसके बारे में सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो पहला देश है वो इनमें से कोई है ही नहीं। वो है ना, सबसे पहला देश है वो है फिनलैंड, है ना। फिनलैंड ने 1990 में कार्बन टैक्स लागू कर दिया था, ठीक है, ये पहले थे। और दूसरे नंबर में था स्वीडन, है ना। दूसरे नंबर में स्वीडन था, जिन्होंने 1991 में किया था। तो इस ऑप्शन से जाएंगे तो यहां स्वीडन हो जाएगा, है ना। यहां कौन हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। ऐसे फिनलैंड पहला देश था जिसने कार्बन टैक्स जो है वो लागू किया था। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। कह रहे कीवी बर्ड इज फाउंडेड। अब कीवी, आपने अगर आपने क्रिकेट देखा है तो कीवी आपने सुना ही होगा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को जो है ना, उनका निकनेम है कीवी। कीवी दरअसल, अगर मैं कीवी पक्षी की बात करूं, है ना, ये न उड़ सकने वाले, है ना। मैं इसमें ऐसा लिखूं कि न, एक सेकेंड, न, सॉरी न उड़ सकने वाले, है ना, पक्षी की बात करें, पक्षी में, है ना, सबसे छोटा पक्षी है ये, सबसे छोटा है ना, मतलब सबसे छोटा। देखिए, ना उड़ सकने वाले यानी फ्लाइटलेस बर्ड जिसको बोलते हैं, तो फ्लाइटलेस बर्ड का अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो उसमें सबसे जो छोटा आपको पक्षी है वो मिलेगा कीवी, है ना। तो कीवी बर्ड आप याद रखेंगे, ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। कहां मिलता है? न्यूजीलैंड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या है? देखिए ब्राजील की मुद्रा से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था, मुद्रा से आपको एक क्वेश्चन रहेगा ही। ब्राजील की मुद्रा रियल है, इसको रियल बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं करेगा। रियल और रियाल में अंतर होता है। रियल ब्राजील की मुद्रा है। रियाल आपको पता है कि ये सऊदी अरेबिया का जो है, सऊदी अरब जो है उसकी मुद्रा है ना, रियाल। उसके बाद रूबल आपको पता है, यानी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ये रूस की मुद्रा है। देखिए बार कहीं की मुद्रा नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो बार मुद्रा नहीं है, एक मुद्रा होता है, ये बार तो है ही नहीं, है ना। एक होता है बिर, है ना। बिर जो है वो इथियोपिया, है ना, इथियोपिया यहां का मुद्रा, इथियोपिया की मुद्रा है बिर। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैंने और पिछले क्लास में बहुत सारे नाम आपको ऑलरेडी बता दिए, तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 14 कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? देखिए महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोलकाता को, यानी कि सिटी ऑफ पैलेसेस जो है वो कोलकाता को कहा जाता है। यहां बच्चे एक जगह कंफ्यूज ना करें। देखिए आपसे पूछा जाएगा सिटी ऑफ पैलेस किसको कहा जाता है, तो वो कोलकाता है ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि सिटी पैलेस कहां है, ठीक है, ये भी तो पूछ सकता है सिटी पैलेस कहां है, तो ये हमारा जयपुर में है, ये ध्यान रखना है। जयपुर, आप जानते हैं जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको पिंक सिटी, है ना, पिंक सिटी भी हम लोग कहते हैं, जयपुर पिंक सिटी, या इसको भारत का पेरिस भी कहते हैं, भारत का पेरिस भी कहते हैं। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी भी डिटेल क्लास आएगी। तो सिटी ऑफ पैलेस जो है जयपुर में है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। अच्छा चंडीगढ़ की अगर बात करें तो इसको सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है, सिटी ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल के नाम से इसको जाना जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। लखनऊ को तो आप सब जानते हैं, नवाबों का शहर कहा जाता है,
का शहर है ना, नवाबों का शहर है लखनऊ, है ना। चलिए, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, है ना, 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अच्छे समय का राजा किनको कहा गया है। देखिए, ऑप्शन से आप समझ सकते हैं अच्छे समय का राजा, तो ये है विजय माल्या। एक समय तक ये बहुत ही पैसे वाले, बहुत रिच थे, फिर इन्होंने, है ना, इनकी कंपनी भी डूब गई, यहां से भाग भी गए, ठीक है। तो विजय माल्या है, पर केस भी कई सारा चला, ठीक है, और चल ही रहा होगा। शाहरुख खान को तो किंग ऑफ बॉलीवुड कहते हैं, सबको पता होगा, है ना, कि ये बहुत बड़ा नाम है ना, किंग ऑफ, कहीं ना कहीं इसको जो है ना, बॉलीवुड इनको बोला जाता है ना, बॉलीवुड। तो किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है शाहरुख खान को, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 16। कह रहा है कि दिस वॉज यह मुंबई की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, और थी, और 2016 में उन्होंने एक बच्चे को इन्होंने जन्म दिया। देखिए, मुंबई की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, और आप कहें तो ये भारत की दूसरी, मुंबई की पहली और भारत की दूसरी, है ना, भारत की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी थी, ठीक है। कौन है ये हर्षा है। कौन है ये हर्षा, भारत की जो है ये दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, हर्षा। इनको कब बनाया गया था, ये जो है 19 आई थिंक कि 19 कितना हो गया 86 में, हाँ 1986 में इनको बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये तो दूसरी आपसे पूछ लिया, पहली भी तो पूछ सकता है आपसे, है ना। तो भारत की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, भारत की, है ना, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, पहली, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, ये कौन है ना। तो देखिए, भारत की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, इनका नाम क्या है, इनका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल, इनका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल, ठीक है, कनुप्रिया अग्रवाल, इनका नाम आप याद रखेंगे, है ना। 1976 में जो है इनको टेस्ट ट्यूब से बेसिकली, है ना, 1976 में 78 कर लीजिए, 78 में जो है इनका जन्म हुआ था। टेस्ट ट्यूब बेसिकली क्या, आपने आजकल सुना होगा एक IVF, है ना, जैसे कि बहुत सारे जो है कपल्स हैं, या, है ना, दंपति हैं जिनका जो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हो पाते, है ना, तो कुछ समस्याओं के कारण, तो वो लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, IVF का। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन विट्रो, है ना, इन विट्रो, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर, है ना, फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है। इसका यूज करके वो लोग भी बच्चों को जन्म देने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17। इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट कौन है। देखिए, इंडियन एयरलाइंस की अगर मैं बात करूं, तो इंडियन एयरलाइंस की जो पहली महिला थी, उनका नाम है दुर्गा बनर्जी। ये 1956 में जो है ये पायलट बनी थी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, भारत के पहले पायलट अगर आप पूछा जाए तो वो कौन होंगे, भारत के पहले पायलट, सबसे पहले जो पहले पायलट कौन है ना, तो पायलट ये है, आपने इनका नाम सुना ही होगा, JRD टाटा, है ना। तो JRD टाटा जो है वो भारत के पहले पायलट थे, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये नाम को भी आप थोड़ा बहुत जान लें, है ना। डायना इदुलजी जो है ये क्रिकेटर है, विमेन क्रिकेटर है ना, तो ये क्रिकेटर, विमेन क्रिकेटर है, ठीक है। अच्छा, नीरजा की अगर मैं बात करूं, नीरजा का नाम आपने जरूर सुना होगा। नीरजा कौन है भाई ना, नीरजा एक फिल्म भी आई, है ना, और ये अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी। नीरजा की अगर मैं बात करूं, अशोक चक्र पाने वाली, है ना, अशोक चक्र से सम्मानित या प्राप्त करने वाली, प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, करने वाली, है ना, पहली महिला थी नीरजा, है ना। नीरजा भनौत उनका पूरा नाम था, करने वाली पहली, है ना, अशोक चक्र प्राप्त करने पहली वाली पहली महिला, है ना, पहली महिला। नीरजा भनौत इनका पूरा नाम था। क्यों दिया गया था इनको अशोक चक्र, इनकी बहादुरी के लिए। खैर इनका देहांत हो गया था, है ना। देखिए 1986 की बात है, ठीक है, 1986 में, है ना, एक जो है एक हवाई जहाज जो कि मुंबई से न्यूयॉर्क अमेरिका जा रहा था, उसका हाईजैक हो गया था कराची एयरपोर्ट पर, है ना, उसको उतारा गया था, कराची में उसको रखा गया था, ठीक है। नीरजा जो कि, है ना, नीरजा क्या थी, एयर होस्टेस थी, और उन्होंने अपनी बहादुरी से
लगभग 360 लोगों की जानें उन्होंने बचाई। उनका देहांत लेकिन उसमें हो गया है ना, और इसलिए उनको यह सम्मान दिया गया था। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी, ठीक है। बाकी आरती साहा का नाम आपने जरूर सुना होगा, वो एशिया की पहली महिला थी नॉर्थ चैनल को पार करने वाली। सो जो नॉर्थ चैनल है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली, पार भारत ही नहीं एशिया पार करने वाली है ना, एशिया की पहली महिला है ना, एशिया की पहली महिला थी, पहली महिला है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो आरती साहा का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इन सबको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 होगा। इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर तक पहुंचने की अनुमति दी है, तो कौन सा बैंक है? देखिए ये बैंक है एसबीआई, है ना। कौन सा बैंक है? एसबीआई। पहले इसी को इंपीरियल बैंक ऑफ, पिछले आपने देखा होगा कि जो है क्लास में हमने डिस्कस किया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसी का नाम था, एसबीआई का ही नाम है। अब एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी, आप ये ध्यान में रखेंगे, 1 जुलाई 1955, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19, है ना। दिस राइटर वॉज बॉर्न इन बिहार, कौन सा राइटर है जिनका बिहार में जन्म हुआ था? अगर आप नाम पढ़ेंगे तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु, है ना, बिहार के, है ना, बहुत बड़े लेखकों में से एक शुमार, है ना। आंचलिक उपन्यास के लिए इनको बहुत बड़ी ख्याति मिली, इन्होंने इवन बॉलीवुड तक भारत को पहुंचाया, ठीक है, सिनेमा तक पहुंचाया। इनकी किताब बहुत फेमस जो हुई थी, है ना, वो था मैला आंचल, ये जरूर याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है मैला आंचल। बाकी ये सारे नाम तो आप जानते होंगे, प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है ना, राम कुमार वर्मा है। वैसे इन तीनों का संबंध यूपी से है, उत्तर प्रदेश से, है ना। इन सब का भी हिंदी साहित्य में बहुत बहुत बड़ा नाम है, तो आप जरूर इन सब के बारे में देखिएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 20। वे हिंदी साहित्य के, है ना, प्रसिद्ध आलोचक थे। देखिए यहां तो जो लोग का नाम है सभी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक रहे, लेकिन इसमें आलोचक कौन है? तो आलोचक है नामवर सिंह, है ना। नामवर सिंह का हिंदी के आलोचकों में एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा स्थान है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी हरिशंकर प्रसाई हो, जयशंकर प्रसाद हो, निराला हो, ये सब तो बहुत बहुत बड़े हिंदी के लेखक हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा कितना? 21। पद्मावत के लेखक कौन है? आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी, है ना, अगर नहीं भी देखी है तो आप जरूर जाके देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, और ये मेवाड़ के महाराणा की एक कहानी है, ठीक है, और पद्मावती जो है उनकी पत्नी थी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, उनको प्राप्त करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने जोहड़ किया था, पद्मावती उसके लिए भी फेमस हुई थी। इसके राइटर थे जायसी, इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, मलिक मोहम्मद, है ना, मोहम्मद जायसी, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा? यह है द ऑथर ऑफ गेम्स ऑफ थ्रोन। गेम्स ऑफ थ्रोन एक बहुत ही प्रसिद्ध वेब सीरीज है ना, और इसके राइटर, इसके जो लेखक हैं वो जॉर्ज आर मार्टिन थे, है ना। तो जॉर्ज मार्टिन आप ध्यान में रखिएगा, तो गेम्स ऑफ थ्रोन के लेखक हैं जॉर्ज मार्टिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 23, ठीक है। 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? देखिए इन्होंने गांधी जी पर कई सारी किताबें लिखी है, वो है रामचंद्र गुहा, है ना। कौन है? रामचंद्र गुहा। इन्होंने, है ना, जो महात्मा गांधी के नाम पर बहुत सारी किताब लिखी थी। एक तो आप देख रहे इंडिया आफ्टर गांधी, ये बहुत फेमस किताब है, इंडिया आफ्टर गांधी। उन्होंने एक और लिखा था किताब गांधी जी पर, इंडिया बिफोर गांधी, है ना, इंडिया बिफोर गांधी, है ना, बिफोर गांधी, एक ये भी इन्होंने लिखा था, है ना। इसके अलावा उन्होंने एक और किताब लिखी थी, गांधी द ईयर, है ना, उन्होंने गांधी जी पर ही किताब लिखी थी, गांधी द ईयर, है ना, द ईयर दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, ईयर दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, है ना, दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, है ना, द वर्ल्ड, है ना। तो ये भी किताब इनकी थी। तो रामचंद्र गुहा बहुत फेमस राइटर है, आप इनको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 24। देखिए 24 क्या है कि हिज प्रिजन रूम इज अ टूरिस्ट स्पॉट, इनका जेल कक्ष जो है एक पर्यटक स्थल था।
कौन है वो? देखिए ये है, वैसे तो इसमें आप देखें तो हर जो जितने भी लोग हैं सभी है ना कभी जेल गए ही हैं, है ना। अन्ना हजारे, जयप्रकाश नारायण का भी बहुत बड़ा संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था, है ना। अन्ना हजारे लोकपाल बिल को लेकर के बहुत फेमस हुए थे, लोकपाल को लेकर के। और हिज प्रिजन रूम इज अ टूरिस्ट स्पॉट, तो ये है वीर सावरकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीर सावरकर जो है, इनका जो जेल, इनको कहां बंद किया गया था? दरअसल इनको नासिक षड्यंत्र केस में जो है जेल में डाल दिया गया था। 1911 की बात है ना। इनको कौन से केस में? नासिक, है ना, नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस की मैं बात करूं, ठीक है। 1911 में इनको जेल में डाला गया। कहां डाला गया, है ना? इनको डाला गया था सेल्यूलर जेल। सुना है आपने नाम? सेल्यूलर जेल कहां पर है? सेल्यूलर जेल जो है ये है आपका, है ना, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आप जानते हैं, पोर्ट ब्लेयर, है ना। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वहीं पर है ये सेल्यूलर जेल, और वहीं पर इनको 10 साल तक जो है जेल में बंद रखा गया था, वीर सावरकर को। तो उन्हीं का जो जेल कक्ष है वो एक पर्यटक स्थल के रूप में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25। ईमेल के लिए जो @ साइन है वह किसने चुना था? देखिए ईमेल की खोज कब हुई थी? 1971 में, 1971 में की थी। और किसने किया था? रे टॉमिल्सन ने, ठीक है। तो रे टॉमिल्सन को ही ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये @ चिन्ह भी चुना था, और 1970 में ईमेल के जनक के रूप में भी उनको जाना जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 26। अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, है ना। अब देखिए अमर्त्य सेन जो है उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, किस चीज के लिए दिया गया था? देखिए अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में जो है वो दिया गया था, ठीक है। भारत में कई सारे लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, आपको पता है। सबसे पहला नोबेल प्राइज जो है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, गीतांजलि के लिए और लिटरेचर, साहित्य के लिए उनको मिला था, है ना। अलग से मैं जो छोटा सा वीडियो बना करके जितने भी जो है इंडियन नोबेल प्राइज विनर है उनका एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे पीस में, है ना, मदर टेरेसा को मिल चुका है, सोशल साइंस में तो नहीं मिला है, पीस में मदर टेरेसा को मिल चुका है। साथ में 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी पीस के लिए मिल चुका है ना। अगर आप पीस में देखेंगे तो इसमें मदर टेरेसा को, है ना, मदर टेरेसा को मिला था, 1979 में मिला था, ठीक है। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था, है ना, कैलाश सत्यार्थी को। मलाला यूसुफजई के साथ, सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ जो है 2014 में दिया गया था, है ना। तो ये सब है ना। हम लोग बाकी और भी जो है इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा। कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम बिहार छऊ इज ऑल्सो फोक डांस। देखिए छऊ बिहार में बहुत ज्यादा किया नहीं जाता, लेकिन चूंकि जब बिहार झारखंड एक था तो झारखंड का ये एक प्रसिद्ध डांस है छऊ। देखिए छऊ के मैंने जो लोक नृत्य है उसका एक अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैंने वहां बताया था कि जो छऊ डांस है इसके 3 फॉर्म है ना। छऊ में जो है वो 3 स्टाइल है। कौन कौन सा? एक तो है मयूरभंज छऊ, है ना, मयूरभंज छऊ है ना, मयूरभंज छऊ है, ठीक है। मयूरभंज छऊ जो कहां का है? ऑब्वियसली नाम से आप समझ रहेंगे ये उड़ीसा का है ना, ये उड़ीसा का है, ठीक है। उसके बाद आपका मयूरभंज छऊ के बाद जो है वो है पुरुलिया छऊ, है ना, पुरुलिया, है ना, पुरुलिया छऊ, है ना, पुरुलिया छऊ है हमारा। पुरुलिया छऊ कहां का है? ये बंगाल का है, ठीक है, बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। और एक है सराईकेला, है ना, सराईकेला छऊ जो है ये भी छऊ का एक प्रसिद्ध डांस फॉर्म है, सराईकेला छऊ। ये कहां का है? ये झारखंड का है। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो ये झारखंड का है, ठीक है। तो बिहार में अब छऊ उतना नहीं किया जाता है। जब झारखंड साथ था तो झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य था ये सराईकेला छऊ, है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, मैं बिहार के अगर लोक नृत्य की बात करूं, यहां बिहार की बात हुई थी, तो बिहार के अगर मैं लोक नृत्य की अगर बात करूं तो यहां पर आप कौन सा लोक नृत्य ध्यान रख सकते हैं बिहार का? बिहार में बहुत प्रसिद्ध है, जैसे जाट जाटिन, है ना, जाट जाटिन है। उसके अलावा यहाँ झिझिया है ना,
झिझिया एक डांस है। उसके अलावा यहाँ पर विदेशिया है ना, विदेशिया है, ठीक है। इसके अलावा पाइका का ध्यान में रख सकते हैं, पाइका है, ठीक है। ये सब बिहार के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना, जो आपको एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 28। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां वॉज फेमस फॉर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, है ना, कि बिस्मिल्लाह खां जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए अगेन मैंने इसकी भी एक वीडियो बना करके जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसके प्लेयर का वीडियो, एक डिटेल वीडियो क्लास लिया हुआ है, आप वहां से जरूर देखिए। खैर बिस्मिल्लाह खां बहुत फेमस है, सहनाई वादक है ना, सहनाई बजाते हैं। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को जो है लाल किले से इन्होंने सहनाई बजाई थी, ठीक है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये पहले आर्टिस्ट थे जिनको भारत के चारों सर्वोच्च सम्मान, है ना, यानी भारत रत्न हो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सारे ही दिए गए थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में, है ना। इनका आप डिटेल वाला वीडियो जरूर जाकर के देख लीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, उसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, 29। कह रहा है क्या कि ये गायन की एक शैली है कि इसका उत्पत्ति नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में, देखिए नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। ये बात हो रही है ठुमरी की। क्यों ठुमरी? देखिए वाजिद अली शाह को ठुमरी का जनक भी कहा जाता है ना, या जन्मदाता आप कह लीजिए। ठुमरी के जनक या जन्मदाता के रूप में वाजिद अली शाह को जाना जाता है। आप एक और बात यहां ठुमरी के बारे में ध्यान में रख सकते हैं, एक है ठुमरी की रानी, यानी ठुमरी क्वीन कहा जाता है। ये इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, वो है गिरिजा देवी। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बाकी डिटेल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मैंने जस्ट इधर ही बनाया है, आप जरूर इसको जाके देखिए, गिरिजा देवी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 30 हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए स्वराज पार्टी की जब बात आती है तो इसकी स्थापना दो व्यक्ति ने की थी। एक तो है ना मोतीलाल नेहरू थे, प्लस इन्हीं के साथ थे सीआर दास, यानी चित्तरंजन दास ने की थी, है ना। चित्तरंजन दास ने, है ना, गया अधिवेशन के बाद जो है 2022 में, दिसंबर 2022 में गया अधिवेशन हुआ था बिहार में कांग्रेस का, और उसी के बाद जो है 23 में बेसिकली, है ना, 1923 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? डेट में लिख दे रहा हूं, 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 31, है ना। यह लेखक या लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इतालवी यानी इटालियन लिखती है ना। अब बड़ा, है ना, आश्चर्य वाली बात है कि ये हिंदी राइटर हैं, अंग्रेजी राइटर, हिंदी राइटर तो नहीं कहेंगे, इंग्लिश राइटर है बेसिकली, लेकिन इन्होंने इटालियन लिखना शुरू कर दिया। यह है झुंपा लाहिरी, बहुत फेमस राइटर है, इनका जरूर आप ध्यान में रखिएगा। झुंपा लाहिरी का आप एक किताब ध्यान में रख सकते हैं जो बहुत फेमस, पे एक फिल्म भी बनी है ना, द नेम सेक, है ना। क्या नाम है? द नेम सेक, है ना, द नेम सेक। ये बहुत फेमस इनकी किताब है ना, झुंपा लाहिरी, बहुत बड़ी, बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, आप इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32। आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माय लाइफ ये किसने लिखी है? ठीक है, देखिए द टेस्ट ऑफ माय लाइफ ये किताब जो है 2013 में लिखी गई थी, है ना। और ये किसने लिखी थी? ये युवराज सिंह ने लिखी थी। आपको याद होगा 2013 का जो मतलब युवराज सिंह जो है वो कैंसर से पीड़ित थे, है ना। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जो है उनको कैंसर हो गया था और वो कैंसर से बहुत समय तक पीड़ित रहे, खेल से बाहर रहे थे, तो उन्होंने ही ये किताब लिखी थी, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। वैसे कई सारे क्रिकेटर हैं जिनकी किताब एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे एक किताब है प्लेइंग इट माय, है ना, जैसे इसको एक सेकेंड, एक किताब है प्लेइंग इट माय वे, है ना, माय वे। ये किताब सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है ना, तो ये सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं किताब की बात करूं, कुछ किताब जैसे वीवीएस लक्ष्मण की किताब थी 281 एंड बियॉन्ड, है ना, 281 उन्होंने टेस्ट में जो बनाया था वो बहुत फेमस हुआ था, तो ये थे वीवीएस, है ना, वीवीएस लक्ष्मण, है ना, वीएस लक्ष्मण, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो एक किताब आई थी, है ना, सौरभ गांगुली की, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी, है ना, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, है ना, इज
नॉट इनफ, ये भी किताब आई थी, है ना। ये किसकी है? सौरभ गांगुली, है ना, सौरभ गांगुली, है ना, सौरभ गांगुली की ये किताब थी, ठीक है। इसके अलावा भी किताब आ चुकी है, जैसे सुरेश रैना की हाल फिलहाल में किताब आई थी बिलीफ, है ना, बिलीफ, और पूरा नाम क्या था? व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट, है ना। तो ये मैं थोड़ा ही लिख दे रहा हूं कि व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की किताब थी, सुरेश रैना की किताब थी, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे रवि शास्त्री की भी किताब आई थी, उसका नाम क्या था? है ना, स्टार गेजिंग, है ना, स्टार गेजिंग किताब थी, स्टार गेजिंग, है ना, गेजिंग किताब थी, ये रवि शास्त्री की किताब थी। तो ये कुछ बुक्स जो है ना, पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, ये सब आप नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33। कह रहा है कि कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। आप जानते हैं भारत में कर्क रेखा जो है वो, है ना, 8 राज्यों से गुजरती है। अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं, कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप कहते हैं, है ना, ये 8 राज्य से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? अगर आप इसको वेस्ट टू ईस्ट ले, है ना, तो सबसे पहले आएगा ऑब्वियसली, सबसे पहले आपका आएगा गुजरात, है ना, सबसे पहले गुजरात, है ना, फिर आपका दूसरे नंबर में राजस्थान, है ना, राजस्थान, फिर आपका आएगा मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश आएगा, फिर आपका आएगा, है ना, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, है ना, झारखंड, है ना, झारखंड, उसके बाद आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा, और फाइनली आपका आएगा मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य हैं, है ना, जिनके साथ, जिससे होकर के आपका कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आप इसको ध्यान, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? आप जानते हैं कि बिहार से नहीं गुजरती है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 34। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी की अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्रा की अगर मैं बात करूं या ब्रह्मपुत्र की बात करूं, तो ये मानसरोवर से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है ना। ये मानसरोवर जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, मानसरोवर लेक जो है, झील है, वहां से उसके पास से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। ये जो है इसको, है ना, जो है यारलुंग, है ना, सांगपो, इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है ना, यारलुंग सांगपो कहा जाता है इसको। कहां पर? जो चाइना या तिब्बत वाला क्षेत्र है, चाइना या तिब्बत वाला, वहां इसको यारलुंग सांगपो कहता है। वहां से ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है, जिसको यहां पर हम लोग सियांग या दिहांग भी कहते हैं ना, सियांग या दिहांग के नाम से हम लोग जानते हैं। कहां? अरुणाचल प्रदेश में इसको, ठीक है। फिर वहां से वो इंटर करता है असम में, और असम में इसको हम लोग कहते हैं लुइत, है ना, क्या कहते हैं? लुइत। ये असम में इसको लुइत के नाम से जानते हैं। और फिर ये बांग्लादेश में असम से इंटर करता है, जहां पर इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में इसको जो है जमुना के नाम से जाना जाता है ना, बांग्लादेश, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। देखिए मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी दोनों ही लिख रहा हूं, क्योंकि आपको इतना आना चाहिए। आप अगर हिंदी माध्यम के भी हैं तो आपको इतनी इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, है ना। चलिए खैर, तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा जमुना के नाम से। अच्छा, पद्मा को, पद्मा क्या है? तो ये गंगा नदी का नाम है। बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो वहां इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? देखिए जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी को हम लोग इंग्लिश में डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक है। तो राज्य के नीति यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग कहते हैं। तो इसका संबंध किससे है? भाग 4 से है। और अगर आप अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर के 51, इसमें हमारा किसके बारे में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मेंशन है। इसके अलावा भाग 1 जो है वो भारतीय संघ के बारे में, भारत या भारतीय संघ की अगर मैं बात करूं, संघ एवं क्षेत्र, संघ एवं, है ना, क्षेत्र की बात है, ठीक है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है।
नागरिकता से, आप लोग जानते भी होंगे। और भाग 3 तो खैर बहुत फेमस है, मौलिक अधिकार से संबंधित है ना, मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ये अलग अलग भाग है, 22 भाग है। इसकी भी वीडियो आएगी, सिविक्स की अलग अलग टॉपिक की वीडियो है ना, सारे भाग, सारे सूची, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये सब आपके सामने आएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा संबंधित है? अब देखिए ये अनुसूची का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान का यहां अनुसूची के बारे में पूछा है। देखिए अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो भाषा से संबंधित अनुसूची, अनुसूची जो भाषा संबंधित है वो तो है आपका अनुसूची 8। टोटल 12 अनुसूची है, हम सबको पता है। कुल कितने हैं अगर मैं बात करूं अनुसूची की, तो कुल जो है अनुसूची वो 12 है ना। तो इसमें से आपको देखिए, अब यहां पर मैं ऑप्शन से, क्योंकि अगेन इसके लिए अलग से आपको वीडियो देखना होगा, है ना, वो अलग से मैं आपके लिए क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें सिविक्स के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो 4 की अगर मैं बात करूं तो ये राज्यसभा के सीट आवंटन से है, राज्यसभा के, है ना, सीट आवंटन से है, ठीक है। अगर 10 की मैं बात करूं तो ये दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से, जिसको हम लोग डिफेक्शन लॉ कहते हैं, उससे संबंधित है। 12 जो है वो किससे संबंधित है? तो ये नगर परिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर परिषद से 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो आप ये सब ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आप सिविक्स आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आप 1-2 क्वेश्चन से आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 37। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 12 वर्ष तक। ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे, 1950 से 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली का स्रोत संविधान है। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारतीय संविधान का अलग अलग स्रोत, क्योंकि हमारा संविधान अलग अलग देश के संविधान से प्रभावित है ना, अलग अलग देश के संविधान से कुछ इनपुट्स लिए गए हमारे संविधान में। तो ये इस तरह के सवाल तो एग्जाम में आते ही आते हैं। इसका भी अगेन आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। मैं यहां कुछ आपको बता देता हूं, इसका आंसर फिर क्या होगा? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, है ना, क्या, राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली। वैसे अभी जस्ट आपने एक और चीज पढ़ा, जो डीपीएसपी होता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो भी यहीं से लिया गया है। राज्यसभा के जो सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की बात जो है वो मनोनीत, है ना, मनोनीत की बात जो है वो भी यहीं से ली गई थी, है ना। मनोनीत करने वाला जो पॉइंट है वो भी यहीं से लिया गया था, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी अलग अलग जगह से अलग अलग लिया था। जैसे अगर मैं बात करूं, है ना, कि जापान से क्या लिया गया था, तो यहां पर लिया गया था प्रोसीजर, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, या प्रोसीजर बाय लॉ आप कह सकते हैं। ये हमने जापान से लिया, ठीक है, प्रोसीजर बाय लॉ। हमने इंग्लैंड से तो बहुत चीजें ली है। इंग्लैंड से हमने संसद प्रणाली ली, हमने जो एकल नागरिकता है वो लिया, हमने रिट्स वाली व्यवस्था जो है वो ली। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी, है ना। तो इसको हम लोग अगेन अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, यहां उतना करना संभव नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? देखिए 2019 से पहले जो है लोकसभा में, है ना, 2 सदस्यों को, और वो 2 सदस्य कौन होते थे? एंग्लो इंडियन, है ना। 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, 2 सदस्य, और दोनों ही क्या होते थे? एंग्लो इंडियन होते थे, ठीक है। दोनों ही क्या होते थे? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, है ना, इंडियन। चलिए तो ये 2 सदस्य क्या होते थे? वो एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे। लेकिन हुआ क्या कि अब देखिए एक चीज यार ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसके अकॉर्डिंग आंसर यहां हो जाएगा 2। लेकिन हुआ क्या, 2019 में 104वां संविधान संशोधन आया। 104वां क्या आया? संविधान संशोधन आया, है ना। और इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? संशोधन आया, है ना, 2019। और इसके द्वारा क्या किया गया? जो लोकसभा के सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता था उसको खत्म कर दिया गया। यानी एंग्लो इंडियन, है ना, एंग्लो इंडियन को, है ना, मनोनीत करना बंद कर दिया गया, है ना,
करना जो है बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यहां से आपको एक बात समझना है, कर दिया। देखिए यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन चूंकि 2017 का था इसलिए यहां पर आंसर 2 हुआ, लेकिन अगर यही सवाल अभी वर्तमान समय में पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा कि लोकसभा में अब राष्ट्रपति द्वारा एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, है ना, कितना, 40। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 40, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1950 में सर्वोदय योजना सरकार के समकक्ष किसने प्रस्तुत किया। देखिए सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने 1950 में किया था। सर्वोदय योजना जो है वो विनोबा भावे और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के, उनके सर्वोदय विचार से प्रेरित होकर के जो जयप्रकाश नारायण है उन्होंने 1950 में इसको, है ना, रखा। ठीक है, देखिए जयप्रकाश नारायण ये वही व्यक्ति है, बिहार से संबंधित है और जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इंदिरा गांधी का इन्होंने जमकर के विरोध किया था। वैसे और भी कई सारे आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, तो आप उनका नाम ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 41। कह रहा है कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय हिस्सा साझा करता है, कौन सा देश। देखिए भारत के साथ स्थलीय हिस्सा अगर साझा करने की बात करें तो ऐसे 7 देश हैं, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा तो करता है कौन, बांग्लादेश, सबसे ज्यादा बांग्लादेश करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चाइना है जो सबसे ज्यादा करता है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। म्यांमार के साथ जो है सबसे कम तो नहीं करता, लेकिन यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर म्यांमार हो जाएगा क्योंकि यहां बाकी सबसे तो इस म्यांमार से अधिक ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सबसे कम पूछा जाएगा तो किससे करता है, अफगानिस्तान से। सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान से जो है बॉर्डर शेयर करता है। सेकंड अगर मैं कहेंगे तो भूटान है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे और फिर म्यांमार का नंबर आता है। तो आप इन सवालों को अच्छे से समझ लीजिए और देख, आप यहां से ये देखते बस चलिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 42, है ना। वर्तमान में रेलवे बुनियादी ढांचे के लिए जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, वो उसकी क्या सीमा है। देखिए अगर आप रेलवे में फॉरेन एफडीआई की बात करें तो ये 100% होता है। कितना है ये, 100%। तो रेलवे में एफडीआई जो है वो 100% अलाउड है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है 43 कि किसी देश के लोगों की आय असमानता को निर्धारित करता है कौन सा कर्व। तो ये बहुत फेमस है, लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व जो है ये 1905 में दिया गया था। ठीक है, और ये आर्थिक असमानता को इंडिकेट करता है या कहिए कि आर्थिक असमानता को दिखाता है। आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए अगेन सारे ही जो है क्लासेस डिटेल क्लास आएंगे सारे ही सब्जेक्ट के, है ना। तब तक आप, है ना, इसको देखिए और आप जो है आप किसी भी, मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा। इसके लिए मैंने कहा भी है कि एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैं लेके आऊंगा। मैंने पहले स्ट्रेटेजी वीडियो इसलिए नहीं लेकर के आया कि पहले आप ये जान लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस या क्या टॉपिक आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ताकि जब मैं आपको टॉपिक्स और स्ट्रेटेजी शेयर करूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो ये पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 44। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। देखिए 1995 में, है ना, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसकी स्थापना के साथ ही भारत में सड़क विकास समेत परियोजनाओं की भी शुरुआत हो गई। जो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है उसकी शुरुआत 1995 में हुई। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखिएगा। 1995 में NHAI की स्थापना के साथ हुआ, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 45। देखिए पीली क्रांति, यह सवाल है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। अब देखिए इस तरह की कई क्रांति है, श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है, लाल क्रांति है ना, ब्लू रेवोल्यूशन भी है। ठीक है, तो ये अलग अलग रेवोल्यूशन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगेन इसके वीडियोस आपको बाद में मिल जाएंगे। अभी यहां पर देखते हैं तो ये संबंधित है ऑयल सीड, यानी जिसको हम लोग तिलहन कहते हैं ना, इसका संबंध तिलहन से है। देखिए ये जो परियोजना, ये जो मतलब पीली क्रांति का बात करें, ये किस समय हुआ था,
था 1987 से 88, इस ड्यूरेशन में हुआ था। और इसके जनक जो हैं वो कहे जाते हैं किनको, सैम पित्रोदा, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सैम पित्रोदा। इनका नाम भी जो है आप ध्यान में रखेंगे, सैम पित्रोदा। इनको पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। वैसे ही इंडिया में आप सबसे पहले हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति भी आ चुकी है, तो आप इसको हम लोग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर है 46, ठीक है। 46 से भारत में उत्पादित कॉफी का कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है। देखिए जब कॉफी उत्पादन की बात आती है भारत में, है ना, तो भारत में खास करके सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन होता है वो कर्नाटका में होता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 50% से अधिक कर्नाटका, और कर्नाटका में भी आपने बाबा बुडान की पहाड़ी का नाम अगर शायद सुना हो, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। कूर्ग है और भी अलग क्षेत्र है जहां पर कॉफी प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन देखिए इसके अलावा भी अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु है, केरल है, आप अगर आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगह पर थोड़ा बहुत किया जाता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आइएगा तो वहां पर भी कॉफी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, कॉफी प्रोडक्शन में जो निर्यात की जब बात आती है तो देखिए हम अपने कुल उत्पादन का 70% निर्यात करते हैं, और निर्यात करने में हमारा स्थान जो है निर्यात में, है ना, सॉरी, निर्यात में, है ना, में हम क्या है 8वें नंबर पर आते हैं। 8वें नंबर, है ना, 8वें हैं दुनिया में, ठीक है। यानी कि कॉफी निर्यात की अगर हम बात करें तो हम दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक हैं। सबसे बड़ा निर्यातक कौन है ये ध्यान में रख लीजिए आप, ये पूछा जाता है। सबसे बड़ा निर्यातक जो है, निर्यातक वो कौन है, वो है ब्राजील। सबसे बड़ा निर्यातक कौन है कॉफी का, वो है ब्राजील, है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वियतनाम भी है, ठीक है, लेकिन आप यहां पे सबसे बड़ा पूछता है और भारत का पूछता है तो भारत 8वें स्थान पर है कॉफी निर्यात में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 47। कह रहे दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो किसकी सहायता से की गई थी। देखिए भारत में कई सारे स्टील प्लांट है जो शुरुआती दौर में इनकी स्थापना अलग अलग देशों के सहयोग से की गई थी। जैसे अगर आप दुर्गापुर की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो इंग्लैंड यानी कि यूके की हेल्प से की गई थी, ठीक है। लेकिन जैसे और भी है, जैसे जर्मनी के अगर आप बात करें तो जर्मनी के जो सपोर्ट से, सहायता से, जो आपका राउरकेला का स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना की गई, है ना, इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा अगर आप देखें जैसे हमारा है भिलाई है हमारा, और अगर मैं बात करूं एक तो जैसे हमारा क्या हो गया, भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, है ना, बोकारो, भिलाई और बोकारो ये दोनों ही स्टील प्लांट जो है वो यूएसएसआर यानी कि जिसको आप सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत, है ना, सोवियत संघ, सोवियत, है ना, संघ, उसकी मदद से की गई थी। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है। तो है कि जीएसटी का उल्लेख सबसे पहले किस वर्ष के बजट में किया गया था। देखिए अगर जीएसटी की मैं बात करूं तो जीएसटी का उल्लेख जो है बजट की अगर आप बात करेंगे तो ये 2006-07 के बजट में जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया। लेकिन जीएसटी का विषय जो है सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ये चर्चा में था, ठीक है, पास है 2000 में ये चर्चा में आया, ठीक है। फिर आपको पता है कि 1 जुलाई, है ना, 2017 से जीएसटी हमारे यहाँ क्या हो गया, जीएसटी जो है वो लागू हो गया, है ना। 1 जुलाई 2017 से 2016 में जीएसटी से संबंधित बिल आया था जो 2016 में वो पास हो गया था, है ना, और 2017 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून हमारे यहाँ लागू हो गया। अच्छा आप एक बात याद रखिएगा, जीएसटी को लागू करने वाला पहला अगर देश की बात करें, पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया था वो फ्रांस था, जिन्होंने 1954 में ही अपने देश में जो है जीएसटी को लागू किया था। आप इसको भी ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49 क्या है कि राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था। देखिए राष्ट्रीयकरण से पहले जो है भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहले भी इसकी चर्चा हो गई है, और स्टेट बैंक की स्थापना हम सबको पता है कि जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी स्टेट बैंक के रूप में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं, ठीक है। देखिए
अगर आपको याद हो, ठीक है, तो हमने योजना आयोग की बात की थी जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, है ना, और उसने भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था और इस तरह से टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आए जिसमें 11 पूर्ण हो गया था 2012 में, है ना। और जो हमारा आखिरी यानी कि जो 12वां पंचवर्षीय योजना था वो उसकी टाइमलाइन जो है वो 2012 से 2017 तक थी। लेकिन आप सबको पता होगा कि इसी बीच 2014 में सरकार परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी। तो हम लोग जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के मीड में ही रह गए। बात समझ में आ रही है, ध्यान रहेगा। और इस तरह से हमारा जो है ये 50 क्वेश्चन का आज का क्लास जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले क्लास में, ठीक है, जो है साइंस के क्वेश्चंस को पहले पिक करेंगे, ठीक है, फिर बाकी और भी जीएस के क्वेश्चंस आपको आएंगे और बहुत ही जल्दी जो है सारे ही टॉपिक है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सभी के टॉपिक वाइज जो है डिटेल्ड वीडियोस बनने शुरू होंगे। आप लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए ताकि हमें भी वीडियो बनाने और काम करने का आपके सिलेक्शन में हम अपना सहयोग ज्यादा से ज्यादा दे सके, मेरा यही प्लान है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप्स में, है ना, जरूर शेयर करिए, ठीक है। बाकी जो बच्चे पूर्णिया और पूर्णिया के आसपास के क्षेत्र के, हमारा ऑफलाइन बैच भी जो है 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके बारे में हमारे नंबर पे कॉल करके जो है सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, आज का क्लास यही हम लोग खत्म करते हैं। जय हिंद, आप लोग स्वस्थ रहिए, है ना, मस्त रहिए और पढ़ाई करिए अच्छे से। धन्यवाद।